हाय दोस्तों, बिंद स्टडी हब में आपका स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेट में पुराने वर्ष में आए हुए पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं, तो दोस्तों आज हम देखेंगे 2017 में ईवीएस में आए हुए प्रश्नों को। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं। 121वां नंबर प्रश्न है, एगमार का संबंध किससे है दोस्तों। तो दोस्तों जो एगमार का होता है, तो एगमार का संबंध क्या होता है, उसकी गुणवत्ता से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट नंबर हो जाएगा। एगमार का संबंध किससे दोस्तों, उसकी गुणवत्ता से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों, किस देश में संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है दोस्तों। तो जर्मनी से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यूएमए से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसएसआर से लिया गया है। यूएसआर से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है एक मनुष्य में। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 2 से 6 होती हैं। देखिए क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 270 होती है। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हड्डियां क्या होती हैं दोस्तों, आपस में जुड़ती जाती हैं। इस और हड्डियों की संख्या क्या होती है, कम होती जाती है। तो वयस्क पूछे ना, तो वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 206 हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में देखें तो जो पीलीभीत जिला है, तो पीलीभीत जिला सर्वाधिक आर्सेनिक से प्रदूषित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, नागासाकी में। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी तारे को। देखिए दोस्तों, आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। सुबह उठ करके आप उत्तर की ओर देखेंगे, उत्तर दिशा की ओर देखेंगे तो एक तारा आपको टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ध्रुव तारा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर जानेंगे दोस्तों। 126 नंबर, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा एम्स्टर्डम में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये एम्स्टर्डम है कहाँ दोस्तों, तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों। तो जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है दोस्तों, तो सन 1972 में पारित हुआ था। तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अब दोस्तों यदि पूछेगा कि वन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो वन अधिनियम दोस्तों 1927 में पारित होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, वन अधिनियम 1927 है। और वन से वन्य जीव, देखिए इसका उल्टा कर देंगे तो 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। तो वन अधिनियम 27 में पारित हुआ था और वन्य जीव अधिनियम दोस्तों 1972 में पारित हुआ था। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था दोस्तों। देखिए, वन्यजीव संरक्षण 1972 में पारित किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों 1973 में। देखिए 1973 में दोस्तों एक प्रोजेक्ट टाइगर और एक सिंगिर परियोजना जो है दोस्तों, वो भी 1973 में ही पारित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, जल एवं NADPH2। तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। एक प्रकाशीय क्रिया, और दोस्तों जो प्रकाशीय क्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले भाग में होती है। और देखिए दोस्तों, जो अप्रकाशीय अपक्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि प्रकाशीय क्रिया कहाँ होती है और अप्रकाशीय। तो प्रकाशीय क्रिया दोस्तों ग्रेना वाले भाग में होती है और अप्रकाशीय क्रिया दोस्तों स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 131 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों कि फूलों की, सॉरी दोस्तों, 131 नंबर का प्रश्न है कि फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है या व्यवस्थित है।
पाई जाती है। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में फूलों की घाटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। तो देखिए यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही है। यह उच्च ऊष्मीमान का है, बिल्कुल सही है, इससे उच्च ऊष्मीमान निकलता है। नीली ज्वाला के साथ जलती है एलपीजी। यह मीथेन में उत्सर्जन करने वाला, बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ मीथेन बिल्कुल नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। देखिए जो दोस्तों एलपीजी है उसका पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको भी आप रीड करके रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 133 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। तो देखिए दोस्तों पराबैंगनी किरणें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है दोस्तों UVA होती है, एक UVB होती है और एक होती है दोस्तों UVC होती है। तो देखिए दोस्तों जिनकी तरंग दैर्घ्य क्या है सबसे ज़्यादा है वो कम खतरनाक होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों UVC हो जाएगा, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है दोस्तों कम होती है। जिनकी तरंग दैर्घ्य कम होगी वो अधिक हानिकारक होगी और जिनका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा वो कम हानिकारक होंगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है हवाई में, रकीज में, एंडीज में और सिसिली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, एंडीज में ये अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना किसकी है। तो देखिए दोस्तों ये रचना है चार्ल्स डार्विन की रचना है। अब देखिए दोस्तों जो यहाँ पे रॉबर्ट हुक आया है तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया था, सेल के बारे में बताया था। अब दोस्तों मेंडल ने, आप सुनिए होगा गेगर मेंडल का एक पृथक्करण का सिद्धांत है जो आनुवंशिकता से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों 136 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है। देखिए अजैविक घटक को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जो निर्जीव होते हैं। देखिए दोस्तों जो निर्जीव होते हैं वो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं और जो सजीव होते हैं तो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तुम्हारा प्रश्न है कौन अजैविक घटक नहीं है। देखिए प्रोटीन भी अजैविक घटक है, मृदा भी अजैविक घटक है, फास्फोरस भी अजैविक घटक है, लेकिन कवक क्या होता है दोस्तों एक जैविक घटक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। तिब्बत के सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों जो तिब्बत सांगपो है वो ब्रह्मपुत्र ही है और ब्रह्मपुत्र का अलग अलग नाम होता है, जैसे इसे सांगपो भी कहते हैं, इसे दिहांग भी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों 138 नंबर। मकर रेखा है। तो देखिए दोस्तों जो मकर रेखा है तो 23.5 डिग्री साउथ है, इसको याद करके रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो दोस्तों गिर शेर है तो कहाँ पाया जाता है, जिसे हम बब्बर शेर भी कहते हैं, ये गुजरात में पाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब दोस्तों अगर कोई पूछ दे गिर शेर परियोजना कब लागू हुई थी, तो गिर शेर परियोजना दोस्तों 1973 में लागू हुई थी। दोस्तों गिर शेर परियोजना कब लागू हुई थी, 1973 में गिर शेर परियोजना लागू हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं दोस्तों। तो बोल रहा है दोस्तों सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं, शाकाहारी, जीवाणु, मांसाहारी एवं शाकाहारी। देखिए अगर यहाँ पे सर्वाहारी ऑप्शन होता दोस्तों तो सर्वाहारी होता है। तो प्रश्न क्या बोला है, परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं। तो सबसे उच्च स्तर के अपन बोल रहे हैं, तो अगर सर्वाहारी होता तो उसको ऑप्शन सर्वाहारी हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों मांसाहारी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। जिनेवा में है, हेग में है, न्यूयॉर्क में है और पेरिस में है। तो देखिए दोस्तों ये मुख्यालय का कहाँ है, हेग में है और हेग कहाँ है दोस्तों, नीदरलैंड में है। WWF का क्या आशय है, देखिए वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के तल से सबसे नज़दीक है। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल।
तो सबसे नज़दीक स्तर कौन सा होगा, जो सबसे पहले परत होगी क्षोभ मंडल। अब देखिए दोस्तों, जो क्षोभ मंडल होती है ना, तो क्षोभ मंडल में क्या होती है दोस्तों, मौसम संबंधी क्या होती हैं, घटनाएं होती हैं। इसलिए ये जो परत होती है तो वायुयान के उड़ने के लिए सहायक नहीं होती हैं। और जो समताप मंडल में क्या होती है दोस्तों, इसमें ओजोन गैस पाई जाती है, जिसका सूत्र होता है दोस्तों O3। और ओजोन गैस में छिद्र कहाँ देखा गया है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव में देखा गया है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, इसको भी नोट करिएगा। तो ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो देखिए दोस्तों, इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अपन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी जो है दोस्तों, तो गंगोत्री हिमालय से निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर मेला दोस्तों अजमेर में आयोजित किया जाता है। दोस्तों यहीं से आपके लिए एक प्रश्न है कि सास और बहू का मेला कहाँ लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने के लिए संबंधित है दोस्तों। तो इसके लिए इससे संबंधित कौन से दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई बोल दिया आपसे जल प्रदूषण अधिनियम कब लगा था दोस्तों, जल प्रदूषण अधिनियम दोस्तों 1974 और फिर इसका 1978 में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। अब कोई बोल दे दोस्तों आपसे वायु प्रदूषण अधिनियम कब लगा था दोस्तों, तो वायु प्रदूषण अधिनियम दोस्तों सन 1981 में लगा था। और इसी में सन 1988 में भी इसमें वायु प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में अवस्थित है। और गुजरात की अगर बोले तो गिर जो शेर होता है तो कहाँ पाया जाता है, गुजरात में ही पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र का शब्द हम प्रयोग किसने किया था दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग किया था। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था दोस्तों, इसे एजी टेंसले ने दिया था। 1935 में इसको एजी टेंसले ने परिस्थिति तंत्र को दिया था। और दोस्तों परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत होता है तो सूर्य का प्रकाश होता है। और इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है दोस्तों एक दिशी होता है, इसको भी याद करके रखिएगा दोस्तों। इसी तरह के पुराने प्रश्न पत्रों का हल प्राप्त करने के लिए बिंद स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।